अखिल भारतीय सौंदर्य राजपूत महासभा ने किया टीवी एक्ट्रेस स्नेहा भावसार का सम्मान। गुरुवार को नगर के सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु भावसार एवं नगर परिषद की पूर्व पार्षद आशा भावसार की बेटी स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में फेम टीवी एक्ट्रेस स्नेहा भावसार का अखिल भारतीय सौंदर्य राजपूत महासभा के पदाधिकारियों ने उनके सुसनेर स्थित निवास पर पहुंचकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई माया नगरी के क्षेत्र में अपना नाम अपनी कला के दम पर रोशन करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर टीवी एक्ट्रेस स्नेहा भावसार ने बताया कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के छोटे से कस्बे सुसनेर, जहां में मुंबई जाने का कोई रेलवे पटरी या बस का सीधा जाने का साधन भी नहीं, वहां से निकलकर अपने पिता के सहयोग से मुंबई जाकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस दौरान अखिल भारतीय सौंदर्य राजपूत महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर ईश्वर सिंह चौहान ने विगत दिनों सुसनेर में आयोजित समाज के युवा सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने के लिए स्नेहा भावसार का सौंदर्य समाज की ओर से आभार जताते हुए हर्ष व्यक्त किया। साथियों, एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। परंतु कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बिना पढ़े लिखे भी कुछ युवा बहुत कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे बीच में बैठी है, सुश्री स्नेहा भावसार जी, जो कि सुसनेर जैसे छोटे से शहर की रहने वाली है। और मैं आप सभी का परिचय उनसे कराना चाहूँगा उनके इंटरव्यू के साथ। बहुत कुछ प्रश्न हम उनसे करेंगे ताकि हम सभी को भी जीवन में वो काम आ सके। सबसे पहले जो मैंने बोला है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, उससे शुरुआत करते हैं। स्नेहा भावसार जी, आपने बहुत छोटी जगह जहां विशेष करके हमारी बेटियों को लोगों ने चूल्हा फूंकने और गोबर फेंकने तक ही सीमित रखा है, उनको शिक्षा नहीं दी, घूंघट प्रथाएं हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। गाँवों में तो विशेष करके बेटियों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं। लोग उनको शहर में, छोटे शहर में ही नहीं आने देते हैं, यहाँ तक कि आगर और सुसनेर ही पढ़ने नहीं आने दिया जाता है कहीं। ऐसे में आपने बॉम्बे जैसी सिटी में जाकर किस प्रकार से ये स्थान हासिल किया है और आप एजुकेशन क्या रही है आपकी, और माता पिता ने किस प्रकार से इस काम को हैंडल किया है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तरह से मुझे सम्मानित किया और इतना अच्छा वेलकम मेरा किया, इतने अच्छे से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। और रही बात, सबसे पहले हम उस बारे में बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर मतलब लड़कियों को घर में ही काम करने का और वो था। जब मैं 2016 में गई थी तब ये माहौल था, अब तो फिर भी थोड़ा माहौल चेंज हो गया है, बट उस टाइम पर ऐसा था। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा एक वो था कि कैसे निकलेगी। तो वही सवाल सबके मन में आता है कि मैं कैसे निकल गई। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे परिवार का रहा है, मेरे माता पिता का रहा है, क्योंकि वहीं से जितनी सपने देखने की उड़ान जो है वो माँ बाप से और परिवार से ही मिलती है। तो मेरे माता पिता ने मेरे सपनों पर कभी रोक टोक नहीं लगाई है। और मुझे स्कूल में डांस में पार्टिसिपेट करना हो या एक्टिंग में करना हो, तो शुरू से ही मुझे ऐसा किया है। मम्मी भी ऐसी थी कि हाँ करो, एक्टिंग करो, हाँ डांस करो, कभी रोता नहीं गया है। तो मेरे ऐसे ही धीरे धीरे उसी फील्ड में वो सपने बनते गए कि यार मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं स्कूल में फर्स्ट आ रही हूँ इस चीज़ में, मैं इस चीज़ में आगे हूँ। मैं पढ़ाई में आगे नहीं थी, मैं फर्स्ट में कोई टॉप नहीं करती थी पढ़ाई में, लेकिन मैं डांस में और एक्टिंग में आगे थी। प्रोत्साहन मिलते गए और आप आगे हाँ जी, तो स्कूल वालों से और सबसे मुझे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे हमेशा उस चीज के लिए तारीफ ही की है। तो फिर यहीं से मेरे सपने बनते गए और फिर मैंने ये चीज पापा से शेयर की अपने कि पापा मुझे एक्टिंग करनी है। मतलब 12th हो चुका था मेरा, तो कॉलेज के लिए भी सब लोग पढ़ाई कर रहे थे, आगे जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। मुझे बाहर पढ़ना भी होता तो पापा मुझे उसमें भी नहीं रोकते, क्योंकि यार उन्होंने तो मुझे इस चीज के लिए हामी भरी है जो कि पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन पढ़ने के लिए सब लोग बाहर जा रहे थे, बट मेरा इंटरेस्ट पढ़ने की तरफ कम और इधर ज्यादा था। पढ़ाई एक में मेरा ऐसा था कि हाँ ठीक है मैं डिग्री के लिए कर रही हूँ, बट मुझे करना था ऐसी ही चीज में काम जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। तो उस चीज के लिए पापा बहुत सपोर्टिव रहे हैं और मम्मी ने भी हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं 16 साल की थी, अकेले नहीं रह पाती थी मुंबई में। कोई भी 16 साल का बच्चा इतने बड़े शहर में नहीं रह सकता। तो पापा ही मेरे साथ चले
क्योंकि वो मुझे अकेले नहीं भेज सकते थे, ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर थी। और मैंने उनसे यही कहा था कि पापा मुझे मुंबई जाना है और आप मुझे अकेले तो नहीं भेज पाओगे एक्टिंग करने के लिए। तो उन्होंने यही बोला था कि मैं अकेले नहीं भेज सकता, पर मैं साथ में चल सकता हूँ। तो हम दोनों साथ में गए और महीने में 10-10 दिन जाते थे। फिर धीरे-धीरे हमारा ड्यूरेशन बढ़ता गया क्योंकि काम आने लगा और सारी पॉजिटिव चीज़ें आई। तो वहाँ पर पापा मेरे साथ रहते थे ना, तो यहाँ पर मम्मी अकेले रहती थी। तो मम्मी का भी उतना ही सपोर्ट है जितना मेरे पापा का रहा है। मिला के परिवार का बहुत सहयोग रहा। जी, जी, बिल्कुल। तो अधिकतर जो है बच्चे बच्चियों को देखें अपन छात्र क्या बोले उनके बेटे तेजस्वी यादव। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर किए जाने पर बोले तेजस्वी यादव, राजनीतिक और निजी जीवन अलग है। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर उस समय हलचल मच गई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया। इस घटनाक्रम पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा, राजनीतिक जीवन और निजी जीवन दोनों अलग अलग होते हैं। हम जनता के बीच रहते हैं, हमें उनकी बातें सुननी और समझनी होती है। हम लोगों के सुख दुख में साथ होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट कर दी हैं। अब यह फैसला उन्हें करना है कि आगे क्या कदम उठाना है। नीति आयोग की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते, लेकिन एनडीए की बैठक में चले जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार के प्रति उनकी क्या सोच है। बहरहाल इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति में एक बार फिर घमासान तेज हो गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि तेज प्रताप यादव इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और राजद में क्या सियासी समीकरण बनते हैं। हर तो गोलीबारी हो रही है, इस मुद्दे को हम लोग भी उठा रहे हैं और पीड़ित परिवारों से भी जा करके मिल रहे हैं। जहाँ भी हत्या हो रहा है या बलात्कार हो रहा है तो सरकार तो अचेत अवस्था में है। अब ये दर्शाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, और कल नीति आयोग की बैठक में हर जगह के सीएम मौजूद थे, लेकिन बिहार के सीएम जो थे वो नीति आयोग के बैठक में नहीं गए। लेकिन आज जो एनडीए की बैठक हो रही है, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है, जिसमें सीएम और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं। तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री बिहार और बिहारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है। उनको जाना चाहिए था नीति आयोग की बैठक में, क्यों नहीं गए? तो ये साफ तौर पे दिखाता है पॉलिटिकल मीटिंग में आप जा रहे हैं। आखिर इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। और पूरी तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है। इस बात को हमने बार बार जो है बोला है। और कोई सवाल होगा तो पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव को लेकर जो तस्वीरें आ देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग।
तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। चलो। धार जिले के कुछ थाना अंतर्गत फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट के आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर करीब 5 से 6 माह उसे पत्नी बनाकर साथ में रखा और शारीरिक संबंध बनाए। वचन देता था कि तुझे मेरी पत्नी बनाकर खुश रखूंगा। इस प्रकार का वचन देकर आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा और दिनांक 31 दिसंबर 2024 को आरोपी ने पीड़िता को शादी करने से इनकार कर उसे छोड़कर चला गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 34/2025 धारा 59 BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री गीतेश कुमार गर्ग एवं अनुविभागीय अधिकारी कुछ श्री सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुछ राजेश यादव ने एक टीम गठित की। टीम ने बारीकी से जांच की तो मुखबिर के माध्यम से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ओम प्रकाश पिता अशोक यादव उम्र 27 वर्ष निवासी राजीव कॉलोनी सुसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस उल्लेखनीय सफलता में निरीक्षक राजेश यादव, उप निरीक्षक उर्मिला रावत सहित पूरा थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष सेन, धार। देखिए, एक फरियादी ने थाने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ओम प्रकाश पिता अशोक यादव निवासी सुसारी का रहने वाला, इसने उसके साथ शादी करने का वादा किया था और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया और इस दौरान उसके साथ जिसने शारीरिक संबंधी बनाया, इसका शोषण किया था। इस पर से पुलिस ने धारा 69 BNS का अपराध दर्ज किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। SP मनोज कुमार सिंह साहब ने भी इसको काफ़ी गंभीरता से लिया था और इस काफ़ी मशक्कत करने के बाद आरोपी को गुजरात क्षेत्र से पकड़ा गया है। अभी आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। मंदसौर 8 लाइन पर वायरल हुआ वीडियो मामले में मंदसौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंदसौर के भानपुरा पुलिस ने आरोपी मनोहर लाल को किया गिरफ्तार। सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता करने के मामले में पुलिस ने मनोहर लाल धाकड़ पर किया है मामला दर्ज। भानपुरा थाना पुलिस करीब 3 घंटे से आरोपी से कर रही है पूछताछ। वीडियो वायरल करने वाले लोगों पे होगी कार्रवाई। एक्सप्रेस से जुड़े अधिकारियों को भी पुलिस ने दिया नोटिस। थाना भानपुरा क्षेत्र के अंतर्गत जो है 13 मई के दिन एक वीडियो वायरल 13 मई के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जो थाना भानपुरा क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध किया गया था BNS के तहत 296, 285 और सेक्शन 35 BNS के तहत जो है भानपुरा क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसी में जो है वीडियो फुटेज है उसको पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था। उसके आधार पर जो आरोपी है उनको जो है आज जो उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। इसमें उनको नोटिस भी प्रदान किया गया। इसमें BNS के प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जो है उनको जो है अरेस्ट भी किया गया है और जेल दाखिल किया गया है। इसमें जो अभी तक जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है, साथ में जो वीडियो वायरल हुआ है उसके संबंध में पुलिस पूछताछ की जा रही है कि इसमें जो कंट्रोल रूम है NHAI का, जो हाईवे का जो कंट्रोल रूम है जहाँ से वीडियो वायरल है, तो उसमें भी NHAI के संबंधित अधिकारियों को सूचना पत्र दिया गया। उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है कि कौन लोग जो हैं जो कंट्रोल रूम में उनके पदस्थ थे और उसके आधार पर जिनकी संलिप्तता आएगी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया है, कौन सी धारा लगाई है? इसमें जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 296, 285 एंड सेक्शन 35 जो है BNS के तहत जो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया था, उसमें उनको जो है तलब करके उनको जो उनके विरुद्ध जो है सूचना पत्र उनको दिया गया है उनकी भूमिका अपराध में पाए जाने के बाद। और इसमें जो अब जो अन्य जो तथ्य हैं उस पर जो वीडियो फुटेज लीक होने के संबंध में जो तथ्य हैं उस पर भी जांच जो है लगातार की जाए। मतलब क्या पूछताछ बताया? पूछताछ में उन्होंने जो कुछ तथ्य जो ब्लैकमेलिंग के संबंध में भी मीडिया सूत्रों के माध्यम से पता चली थी, तो उसके संबंध में उनसे पूछताछ की गई है। इसमें जो घटना के बाद के जो CCTV फुटेज है पुलिस उसको भी देख रही है और इसमें और साथ में जो ड्यूटी स्टाफ जो NHAI की जो
संबंधित एजेंसी के थे उनसे उनकी भी सूची ली जा रही है। तो जितने लोग हैं अगर उनकी भी भूमिका पाई जाएगी किसी तरह से और भी किसी कार्रवाई में, तो उनको भी जो है संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया, कौन सी पार्टी से हैं, कोई ऐसा कोई संबंध मालूम पड़ा? नहीं, इस संबंध में अभी जो है पुलिस की जो पूछताछ जारी है और जो आधार जो उसके आधार पर जो पूछताछ के उपरांत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। किसी महिला कौन है, क्या इसके कुछ बारे में पता लगा? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चूँकि पूरी प्रक्रिया अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। डबरा के बिलोहा स्थित धर्मेंद्र कंसाना के क्रेशर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बदमाशों ने फैलाई दहशत। गोली चलाते हुए घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। स्कॉर्पियो कार और बाइक पर सवार होकर आए 4 से 5 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग की सूचना पर बिलोहा थाना पुलिस पहुंची मौके पर। ताबड़तोड़ फायरिंग करने वालों में एक बदमाश पूर्व सरपंच का बताया जा रहा है बेटा। क्रेशर की बाउंड्री वॉल में चली हुई गोलियां के बने निशान। गोलीबारी के दौरान मुनीम और एक अन्य युवक में छिपकर बचाई जान। बड़ी मात्रा में बिलोहा क्षेत्र में संचालित होती है क्रेशर खदानें। आए दिन विवाद के मामले आते हैं सामने। मामले में बिलोहा पुलिस ने 2 नामदर्ज संतोष गुर्जर एवं राजा गुर्जर सहित एक अन्य के खिलाफ किया मामला दर्ज। पुलिस कार्रवाई कर आरोपियों की तलाश में जुटी। बड़वानी जिले के ठीकरी नगर में शुक्रवार रात को कोली समाज के 2 पक्षों में विवाह को लेकर हुए विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया है। विवाद के बाद पारिवारिक 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के आंगन में खड़ी स्कॉर्पियो को आग लगा दी गई। मामले में पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना जारी है। जांच में जिन जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर, कल 2 पक्षों का आपस में विवाद हुआ है, तो क्या है सर ये मामला? हाँ, ये कल शाम की बात है, रात की। ये दोनों कोली मोहल्ले के हैं, आपस में पारिवारिक भी लोग हैं जी। इनका किसी पुरानी शादी इनके यहाँ थी, शादी की बात को लेकर कल ये दोनों पक्ष झगड़ गए हैं जी। दोनों पक्षों पे क्रॉस कायमी हुई है जी। मारपीट और धाराओं में कायमी हुई है जी। अपराध विवेचना में है। जैसे अपराध की विवेचना होती है, इनकी गिरफ्तारी या नोटिस तामील की कार्रवाई की जा रही है। अभी किसी की कुछ गिरफ्तारी हुई क्या? 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, उनको न्यायालय पेश किया है। शेष की गिरफ्तारी दोनों अपराधों में देख के करना है। जी सर।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, अयोध्या से आ रही है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा परिवार के साथ पहुंचे अयोध्या। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दत्त से की मुलाकात। हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास ने कराया अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को दर्शन पूजन। अयोध्या पहुंचे भारतीय क्रिकेटर और फिल्म अभिनेत्री ने मीडिया से बनाई दूरी। शहडोल जिले के देवलोन थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव से एक सनसनीखेज मामला उजागर हुआ, जिसने महिलाओं की सुरक्षा और निजता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव की ही कपड़े की दुकान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये खुलासा हुआ कि वहां के चेंजिंग रूम में गुप्त कैमरे लगाए गए थे और महिलाओं के कपड़े बदलते समय के वीडियोस रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। जानकारी के अनुसार यह दुकान नारायण गुप्ता नामक व्यक्ति संचालित करता है, जिसमें उसका बेटा शिवम गुप्ता भी बराबरी से सहयोग करता है। आरोप है कि बाप बेटे ने मिलकर चेंजिंग रूम में हिडन कैमरे लगाए हैं और महिलाओं के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उसे इंटरनेट पर अपलोड किया। इस घिनौने कृत्य का खुलासा तब हुआ जब कृष्ण कुमार नामक एक व्यक्ति ने देवलौंद थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि दुकान पर कई महिलाओं के वीडियो उनकी जानकारी के बिना बनाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया जांच में आरोपियों की पुष्टि होती ही नारायण और शिवम गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354C निगाह रखना, 509 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और IT एक्ट की धारा 66E व 67 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कपड़ा व्यापारी द्वारा चेंजिंग रूम में छुपा हुआ कैमरा लगाया गया है। इस संबंध में यद्यपि प्रत्यक्ष तौर पर किसी के द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई, परंतु शिकायत इस प्रकार के मिलने पर गंभीर प्रकृति की शिकायत थी। थाना प्रभारी देवलोन उस स्थान पर गए और उनके द्वारा पाया गया कि वहां पे इस प्रकार का कैमरा और DVR लगा हुआ है। इसको पुलिस द्वारा सीज किया गया और सोमोटो पुलिस ने इनिशिएटिव लेकर के इसमें FIR दर्ज किया है। FIR दर्ज करने के बाद इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है। शीघ्र इस प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कोई आरोपी? इसमें 2 आरोपी प्रथम दृष्टया विवेचना में अभी तक पाए गए हैं। उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल आज धार के दौरे पर रहे। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जागरूकता अभियान के तहत राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज धार पहुंचे और धार के PG कॉलेज के विक्रम ऑडिटोरियम में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जागरूकता अभियान को उन्होंने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल सिकल सेल को लेकर काफी गंभीर हैं और उन्होंने वर्ष 2047 तक देश से सिकल सेल को पूरी तरह खत्म करने को लेकर सभागृह में मौजूद लोगों और स्कूली बच्चों तथा सिकल सेल पीड़ित बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सिकल सेल से पीड़ित बच्चों का जीवन काफी कष्टप्रद है और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए समाज की सहभागिता अत्यंत जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो बच्चे युवा हो चुके हैं वे सिकल सेल पॉजिटिव हैं, उनके विवाह को लेकर काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
साथ ही जो बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें समय पर दवाइयां, एक्सरसाइज और खान पान में विशेष सावधानी बरतने पर जोर दिया। सभागृह में मौजूद कई बच्चे सिकल सेल पीड़ित थे, जिनसे राज्यपाल ने 1-to-1 चर्चा की और उनका हौसला बढ़ाया तथा इस बीमारी से लड़ने का हौसला दिया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल दूसरी बार धार जिले में सिकल सेल उन्मूलन को लेकर दौरे पर आए थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम के बाद निश्चित तौर पर जागरूकता बढ़ेगी और इस बीमारी से लड़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत सुबह 10 बजे होनी थी, किंतु 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर धार का कार्यक्रम निर्धारित समय से पहले ही शुरू हो गया था और कार्यक्रम के तत्काल बाद महामहिम राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों सहित सभागृह में मौजूद सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। पानी से नहाना नहीं है। सभी बच्चे को मैं बोलता हूँ जिसको सिकल सेल है, डिसीज है या तो वाहक है, और ठंडे पानी से नहाए मत, और तैलीय पदार्थ नहीं खाए, बाजार का नहीं खाए, घर में जो मिले वो खाए। तैलीय पदार्थ नहीं खाना, पानी ज्यादा पीना है और अच्छी तरह पाचन हो ऐसे खुराक लेना है। भूल से भी कभी होटल में खाना नहीं खाना, और कभी कभी बच्चे को देखता हूँ पिज्जा खाने जाते हैं और साथ में थम्स अप के बोतल लेके बैठते हैं क्योंकि पचा नहीं पाते, और सिकल सेल का तो मरीज है। तो ऐसे कोई मैदा वाला जो चीज है वो हमको खाना नहीं है। व्यायाम ज्यादा करना है, तैलीय खाना नहीं है, पानी ज्यादा पीना है। कि यहाँ से निकलकर सभी जो प्ले कार्ड है या बोर्ड जो लगे हर को, जो बड़े बड़े कार्ड जो है उस पर सब लिखा हुआ है सिकल सेल के बारे में क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए, ऐसा सभी बोर्ड में लगे हुए हैं। धीरे धीरे जाकर सबको पढ़ते जाना, और प्रदर्शनी में भी जो दवाइयाँ रखी है, सिकल सेल की जांच के जो लेटेस्ट जो सभी समझो ये कैसे सिकल सेल को जल्दी जाने ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी जो रखे हैं, मैंने देखकर मेरे को बहुत संतोष हुआ कि ये आयोजन बहुत बढ़िया रहा, और मैं समझता हूँ यही प्रचार प्रसार है। यहाँ आज जो वक्तव्य भी हुआ उसमें से सब आपको जानकारी मिल गई होगी। आबादी की जमीन पर वर्षों से काबिज है शिकायतकर्ता। लेखपाल डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आबादी है या बाग। गांव में दो पक्षों के मध्य हुए विवाद में चौकी इंचार्ज खंडासा ने बुलाया, चौकी पर पीड़ित ने लगाया आरोप। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत थाना खंडासा क्षेत्र का पूरा बली गांव निवासी भारतीय किसान यूनियन किसान सेवा के संगठन में वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष वानीगंज गुरुदीन पुत्र बाबूलाल ने आरोप लगाया है कि अनुज तिवारी के बीच गांव में विवाद फंसा हुआ है, जिसके संबंध में वर्तमान चौकी इंचार्ज खंडासा ने दोनों पक्षों को चौकी पर बुलाया और चौकी पर पहुंचते हुए बिना किसी बातचीत के डांट कर भगा दिया। पीड़ित गुरुदीन ने बताया कि हमारे गांव में पुरानी आबादी को लेकर कुछ विवाद हुआ था और 2 बार लेखपाल के द्वारा जमीन की पैमाइश की गई, जिस पर विपक्षी ने मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र चौकी पर दिया तो चौकी इंचार्ज खंडासा ने मुझे चौकी पर बुलाया और मुझे बेइज्जत किया। जब इसकी सूचना अपने संगठन भारतीय किसान यूनियन को दी तो संगठन के लोगों ने निर्णय लिया कि 26 तारीख को इस अमानवीय कृत्य पर चौकी खंडासा के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। जब इस संबंध में चौकी इंचार्ज प्रभावी गोविंद अग्रवाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि आरोप लगाया गया है कि सारे आरोप निराधार है। मैंने 2 पक्षों को सख्त हिदायत दिया है कि दोनों पक्षों को टाइट किया कि बिना पक्की नाप दोनों पास उसे जमीन पर नहीं जाएगा जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम ग्राम पंचायत पूरा बली जिगनाही में पहुंचे हैं। पीड़ित से पूछना चाहते हैं क्या समस्या है क्या नहीं है। गुरुदीन जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या समस्या है आपको? समस्या ये है सर कि हमारा 40 साल से बड़ा पेड़ पौधा जो भी लगा लक्कड़ वहाँ पर रखा हुआ है सर, और उसको ज़बरदस्ती राम तिवारी हटाना चाहते हैं, और इसके लिए हम चौकी पर गए। चौकी प्रभारी वो हमको भद्दी गाली देके बेल्ट उठा के मारने दौड़े, और वहाँ से ज़बरदस्ती सुलहनामा पर साइन करा के
और वहाँ से भगा दिए। अब बोले कि वहाँ पे ना बाँस काटने जाना, ना छप्पर में चूनी खाम लगाना, वहाँ दिखाई नहीं देना। अब सर इस कारण से हम वहाँ से चले आए, ज़बरदस्ती हमसे खुला नावा पर साइन करा दिया। फिर इसके बाद ये बताइए गुरुजी ने आपने कहाँ कहाँ पर शिकायत किया है, किसके पास, जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी के पास तो शिकायत किया आपने? जी शिकायत किया सर। कहाँ पर किया है? एलआई उप जिला अधिकारी एलआई और एलआई विभाग में। जी सर, हमने शिकायत दर्ज कराई। तो क्या आपको चौकी से न्याय नहीं मिला है? जी नहीं, चौकी पर से तो डांट के भगा दिए, बद्दी गाली दे के वहाँ से बेल्ट उठा के मारने दौड़े हैं और 151 का चालान करने का हमारे पूरे परिवार को धमकी दे के हमको जबरदस्ती सुलह करा के भगा दिए। तो आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं साहब कि अगर बाघ और ग्राम समाज की झगड़ा है और पक्की नाप करा लें अपनी बात की, अगर बाघ उनकी निकलती है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो आप तो किसान यूनियन से मिलान करते हैं, आप तो अन्य लोगों को जो है सिफारिश और शिकायत भी करवाते हैं, उसके बाद निराकरण करवाते हैं और खुद आपको न्याय नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप चौकी इंचार्ज को क्या कहना चाहते हैं? चौकी इंचार्ज साहब इसीलिए हम गए थे कि हमको यहाँ पे न्याय मिलेगी, और न्याय न मिलने के बाद में हमारे न्याय न मिलने के कारण हमको अन्याय मिली वहाँ भी। वहाँ से आप लगातार दौड़ रहे हैं? जी सर, न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद आप अपना प्रार्थना पत्र या शिकायती प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय को देना चाहते हैं? क्या कभी लेखपाल के द्वारा नाप भी कराई गई थी? हाँ जी, 2 बार दो नेकपाल नाप कराए वहाँ पे, एक ज्ञान ने और दूसरा सियाराम ने। तब उसको तो ग्राम समाज बताया, जो मौके पे इस समय पे नेकपाल है उन्होंने एक बात बताया, वो भी क्लियर नहीं किया। क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा कि पक्की नाप करा लो, जो होगा तुम जानो और ये जानो। तो इस समय जो आपने शिकायत किया है वर्तमान लेखपाल से, जी, तो उन्होंने क्या नाप में बताया है? उन्होंने नाप में बोला कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि बाघ है या आबादी? हाँ, कि बाघ है या आबादी है। अगर इसको क्लियर करना है तो इसकी पक्की नाप कराइए। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ोसी? गांव का नाम बताओ। पोस्ट थाना का मामला है? मामला जमीन पुरानी आबादी जबरदस्ती साहब कब्जा करता है। हाँ। राम लगन दिनेश हाँ। आशा। अच्छा। जबरदस्ती मारे धमकी साहब दे के हाँ। जबरदस्ती कब्जा करता है। अच्छा, तो थाना वाना को प्रार्थना पत्र मिला रहा है कि नहीं मिला रहा? प्रार्थना पत्र स्टील साहब छीन रहा है। हाँ। रोके रहे तब ईमानदारी नहीं करते। अच्छा, कुछ वीडियो जो आपको बनाया हो जब खूंटा उटा तोड़ते रहे तो? हाँ, वीडियो साहब बना है। हाँ, तो थाना वाले कुछ कार्रवाई नहीं करी? थाना वाले साहब रोका कि मंगा नहीं करते। हाँ, अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं हुई। का मांग करो तो शासन से? साहब की ये अपने पर है, हम अपने पर ही, हमारी जमीन पे जाए ना, जबरदस्ती कब्जा ना करे। चलो ठीक है। हमारी जमीन हमका चाहिए साहब। ठीक। गांव मरखेड़ा पंथ में सनसनीखेज चोरी, संदिग्ध सीसीटीवी में कैद, लाखों रुपए की कीमत के जेवर व नकदी चोरी। मल्हारगढ़ तहसील के गांव बरखेड़ा पंथ में सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने यहां एक सोने मकान को निशाना बनाया। अज्ञात चोर मकान से सोने के जेवर व नकदी राशि ले जाने में कामयाब हुए। गांव बरखेड़ा पंथ निवासी सुनील रत्नावत शनिवार की रात पंदसौर गए थे। रात को तकरीबन 1:30 बजे वापस लौटे तो उनको अपने घर के बाहर एक संदिग्ध दिखा। कुछ ही देर में घर के अंदर से एक और संदिग्ध दिखाई दिया। दोनों भागे। सुनील व उनके साथ एक अन्य पड़ोसी ने उन्हें पकड़ने का प्रयास भी किया मगर वे भाग निकले। सुनील रत्नावत जब घर पहुंचे तो घर के ताले टूटे हुए थे। अंदर 2 कमरों में 2 अलमारियों को तोड़कर उसमें रखी नकदी व जेवर नहीं थे। रात में ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी। चोरी की सनसनीखेज वारदात के बाद रविवार को सुबह वारदात वाले घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई थी। शनिवार को सुबह सीसीटीवी सामने आया जिसमें 2 संदिग्ध दिखाई दिए। मल्हारगढ़ टीआई राजेंद्र पवार ने बताया कि संदिग्ध की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? और रात को लगभग मंदसौर गया था मैं एक पेशेंट के साथ पड़ोस में एक्सीडेंट हो गया था।
तो उसके बाद हम रात को आए लगभग 1:15 बजे के लगभग। तो बाहर एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद शर्ट टी शर्ट वाला, सफ़ेद शर्ट ऐसे ही कुछ। तो जैसे वहाँ से आए हम 3-4 जने थे, मंदसौर से आए, तो वो चिल्लाने लगा, कुछ आवाज़ें लगाने लगा अजीब सी। तो हमने सोचा कोई शराबी वगैरह होगा, तो उसके पास आए, क्या हुआ। इतने में अंदर यहाँ लोग था, तो मैंने देखा लाइट जली हुई, तो हमने समझा चोर है। इतनी देर में एक आदमी और इधर से साइड से कूद के उधर भाग गया, और इतने में वो भी भाग गया। हम पीछे दौड़े उसके, वहाँ तक रोड तक गए, पर वो फिर वहाँ से रोड से गायब हो गया। कितने की चोरी हुई, कितना नुकसान हो गया? तो लगभग 15 के लगभग हो गया। क्या क्या ले गए? वो एक तो चूड़ियाँ हाथ की, गोल्ड की जो चूड़ियाँ है, और एक चेन है, और भी 1-2 आइटम और थे। कितने ग्राम सोना होगा? नकदी कुल कितनी थी? लगभग नकदी 4 के लगभग होगा, 4-4.5 अनुमानित। किस तरह से क्या घटनाक्रम हुआ है? मैं रात को आया 10 बजे, वापस एक पड़ोसी के साथ में वहाँ गया मंदसौर, एक्सीडेंट हो गया था बालक का। तो उसके बाद फिर 12-12:30 तक मंदसौर से निकले, तो यहाँ आए 1-1:30 बजे के लगभग। तो यहाँ एक आदमी बाहर खड़ा ध्यान रख रहा था, और अंदर देखा तो अंदर दरवाज़ा टूटा हुआ था। हम पीछे दौड़े, पर वो तो भाग गए सबने अंदर से। कुछ कितने लोग थे? 2 थे। क्या कुछ चोरी गया आप लोग का? चोरी तो रकम वगैरह भी थी, और नकदी भी थी। पुलिस किसको सूचना दी? हाँ, पुलिस 100 डायल वाले आ गए थे, तो वो लिख के गए, रिपोर्ट वगैरह अंदर रिकॉर्डिंग करके गए। कुछ सीसीटीवी वगैरह में सीसीटीवी में देखा तो वो हल्के से दिखाई दे रहे हैं। अभी वो पुलिस को दे दी सीसीटीवी की। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील रत्नावत। सर, बरखेड़ापन में एक चोरी की घटना हुई है। हाँ, इस बारे में क्या कितनी चोरी हुई होगी, कैसे क्या पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है? एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि भी एक बरखेड़ापन से गांव है, वहाँ पे सुनील पिता मांगीलाल रत्नावत जी हैं, पेशे से कोई डॉक्टर हैं वो। तो उनके यहाँ पे वो रात के टाइम पे कहीं पेशेंट को लेकर मंदसौर गए थे, और जब वापस आए तो उन्हें 2 व्यक्ति भागते हुए अपने घर से निकलते हुए भागते हुए दिखाई दिए थे। फिर उन्होंने घर की जब तलाशी की तो घर के ताले वाले टूटे हुए थे। उनके यहाँ से कुछ सामान और कुछ नकदी पैसे गए हैं। अभी कितना क्लियर सामान कितना गया है, कितना जेवरात गए हैं, या फिर जो राशि गई है वो क्लियर नहीं है। अभी वो स्थिति देख के फिर बता पाएंगे। इसीलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चालू हो चुका है इसमें। और इसमें भी फिंगरप्रिंट के द्वारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए थे वहाँ पे, कुछ फिंगरप्रिंट मिले भी हैं, तो वो किया जा रहा है। और साथ में साइबर सेल की टीम भी अभी आएगी वहाँ पे PS10 डाटा के लिए, और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जो संदेही व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ भी कर रही है इस समय।